मिर्जा खुर्शीद ने अस्पताल से निकलकर एक नया काम शुरू कर दिया था। निश्चित बैठना उनके स्वभाव में ना था। यह काम क्या था? नगर की वेश्याओं की एक नाटक मंडली बनाना। अपने अच्छे दिनों में उन्होंने खूब अय्याशी की थी और इन दिनों अस्पताल के एकांत में घावों की पीड़ाएं सहते सहते उनकी आत्मा निष्ठावान हो गई थी। उस जीवन की याद करके उन्हें गहरी मनोव्यथा होती थी। उस वक्त अगर उन्हें समझ होती तो वह प्राणियों का कितना उपकार कर सकते थे, कितनों के शोक और दरिद्रता का भार हल्का कर सकते थे। मगर वह धन उन्होंने अय्याशी में उड़ाया। यह कोई नया आविष्कार नहीं है कि संकटों में ही हमारी आत्मा को जागृति मिलती है। बुढ़ापे में कौन अपनी जवानी की भूलों पर दुखी नहीं होता। काश वह समय ज्ञान या शक्ति के संचय में लगाया होता, सुकृतियों का कोष भर लिया होता तो आज चित्त को कितनी शांति मिलती। वही उन्हें इसका वेदनामय अनुभव हुआ कि संसार में कोई अपना नहीं, कोई उनकी मौत पर आंसू बहाने वाला नहीं। उन्हें रह रहकर जीवन की एक पुरानी घटना याद आती थी। बसरे के एक गांव में जब वह कैंप में मलेरिया से ग्रस्त पड़े थे, एक ग्रामीण बाला ने उनकी तीमारदारी कितने आत्मसमर्पण से की थी। अच्छे हो जाने पर जब उन्होंने रुपए और आभूषणों से उसके एहसानों का बदला देना चाहा तो उसने किस तरह आंखों से आंसू भरकर सिर नीचा कर लिया था और उन उपहारों को लेने से इनकार कर दिया था। इन नर्सों की शुश्रूषा में नियम है, व्यवस्था है, सच्चाई है, मगर वह प्रेम कहाँ, वह तन्मयता कहाँ जो उस बाला की अभ्यासहीन अलहड़ सेवाओं में थी। वह अनुराग मूर्ति कब की उसके दिल से मिट चुकी थी। वह उससे फिर आने का वादा करके कभी उसके पास न गए। विलास के उन्माद में कभी उसकी याद ही न आई भी तो उसमें केवल दया थी, प्रेम न था। मालूम नहीं उस बाला पर क्या गुजरी, मगर आजकल उसकी वह आतुर, नम्र, शांत, सरल मुद्रा बराबर उनकी आंखों के सामने फिरा करती थी। काश उससे विवाह कर लिया होता तो आज जीवन में कितना रस होता। और उनके प्रति अन्याय के दुख ने उस संपूर्ण वर्ग को उनकी सेवा और सहानुभूति का पात्र बना दिया। जब तक नदी बाढ़ पर थी, उसके गंदले तेज फेनिल प्रभा में प्रकाश की किरणें बिखर कर रह जाती थी। जब प्रभा स्थिर और शांत हो गया था और रश्मियाँ उसकी तह तक पहुँच रही थी, मिर्जा साहब बसंत के इस शीतल संध्या में अपने झोपड़े के बरामदे में दो वारांगनाओं के साथ बैठे कुछ बातचीत कर रहे थे कि मिस्टर मेहता पहुँचे। मिर्जा ने बड़े तपाक से हाथ मिलाया और बोले, मैं तो आपकी खातिरदारी का सामान लिए आपकी राह देख रहा था। दोनों सुंदरियां मुस्कुराई। मेहता कट गए। मिर्जा ने दोनों औरतों को वहाँ से चले जाने का संकेत दिया और मेहता को मसनद पर बैठाते हुए बोले, मैं तो खुद आपके पास आने वाला था। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ वह आपकी मदद के बगैर पूरा ना होगा। आप सिर्फ मेरी पीठ पर हाथ रख दीजिए और ललकारते जाइए। हाँ मिर्जा, बड़े चल पट्टे। मेहता ने हंसकर कहा, आप जिस काम में हाथ लगाएंगे उसमें हम जैसे किताबी कीड़ों की मदद की ज़रूरत ना होगी। आपकी उम्र मुझसे ज़्यादा है, दुनिया भी आपने खूब देखी है और छोटे से छोटे आदमियों पर अपना असर डाल सकने की जो शक्ति आप में है वह मुझ में होती तो मैंने खुदा जाने क्या किया होता। मिर्जा साहब ने थोड़े से शब्दों में अपनी नई स्कीम उनसे बयान की। उनकी धारणा थी कि रूप के बाजार में वही स्त्री आती हैं जिन्हें या तो अपने घर में किसी कारण से सम्मानपूर्वक आश्रय नहीं मिलता या जो आर्थिक कष्टों से मजबूर हो जाती हैं। और अगर ये दोनों प्रश्न हल कर दिए जाएं तो बहुत कम औरतें इस भांति पतित हों। मेहता ने अन्य विचारवान सज्जनों की भांति इस प्रश्न पर काफ़ी विचार किया था और उनका ख्याल था कि मुख्यतः मन के संसार और भोग लालसा ही औरतों को ईश्वर खींचती हैं। इसी बात पर दोनों मित्रों में बहस छिड़ गई। दोनों अपने अपने पक्ष पर अड़ गए। मेहता ने मुट्ठी बांधकर हवा में पटकते हुए कहा, आपने इस प्रश्न पर
ठंडे दिल से गौर नहीं किया। रोजी के लिए और बहुत से ज़रिए हैं, मगर ऐश की भूख रोटियों से नहीं जाती। उसके लिए दुनिया के अच्छे से अच्छे पदार्थ चाहिए। जब तक समाज की व्यवस्था ऊपर से नीचे तक बदल ना डाली जाए, इस तरह की मंडली से कोई फ़ायदा न होगा। मिर्जा ने मूछें खड़ी की और कहा, मैं कहता हूँ कि यह महज रोटी का सवाल है। हाँ, यह सवाल सभी आदमियों के लिए एक सा नहीं है। मजदूर के लिए वह महज आटे दाल और एक फूस की झोपड़ी का सवाल है। एक वकील के लिए एक कार और बंगले और खिदमतगारों का सवाल है। आदमी महज रोटी नहीं चाहता और भी बहुत सी चीज़ें चाहता है। अगर औरतों के सामने भी यह प्रश्न तरह तरह की सूरतों में आता तो उनका क्या कसूर है? डॉक्टर मेहता अगर ज़रा गौर करते तो उन्हें मालूम होता कि उनमें और मिर्ज़ा में कोई भेद नहीं, केवल शब्दों का हेर फेर है। पर बहस की गर्मी में गौर करने का धैर्य कहाँ। गर्म होकर बोले, माफ़ कीजिए मिर्ज़ा साहब, जब तक दुनिया में दौलत वाले रहेंगे वेश्याएँ भी रहेंगी। मंडली अगर सफल भी हो जाए, हालांकि मुझे उसमें बहुत संदेह है, तो आप 10-5 औरतों से ज़्यादा उनमें कभी ना ले सकेंगे, और वह भी थोड़े दिनों के लिए। सभी औरतों में नाट्य करने की शक्ति नहीं होती, उसी तरह जैसे सभी आदमी कभी नहीं हो सकते। और यह भी मान ले कि वेश्याएँ आपकी मंडली में स्थायी रूप से टिक जाएंगी तो भी बाजार में उनकी जगह खाली न रहेगी। जड़ पर जब एक कुल्हाड़ न चलेंगे, पत्तियां तोड़ने से कोई नतीजा नहीं। दौलत वालों में कभी कभी ऐसे लोग निकल आते हैं जो सब कुछ त्याग कर खुदा की याद में जा बैठते हैं, मगर दौलत का राज्य बदस्तूर कायम है, उसमें ज़रा भी कमज़ोरी नहीं आने पाई। मिर्जा को मेहता की हठ धर्मी पर दुख हुआ। इतना पढ़ा लिखा विचारवान आदमी इस तरह की बातें करे, समाज की व्यवस्था क्या आसानी से बदल जाएगी? वह तो सदियों का मामला है। तब तक क्या यह अनर्थ होने दिया जाए? क्यों ना शेर को पिंजरे में बंद कर दिया जाए कि वह दांत और नाखून होते हुए भी किसी को हानि न पहुंचा सके? क्यों उस वक्त तक चुपचाप बैठा रहा जाए जब तक शेर अहिंसा का व्रत न ले ले? दौलत वाले और जिस तरह चाहे अपनी दौलतें उड़ाएं, धर्मशालाएं और मस्जिदें खड़ी करें, उन्हें कोई परवाह नहीं। अबलाओं की ज़िंदगी खराब ना करें। यह मिर्जा नहीं देख सकते। वह रूप के बाजार को ऐसी खाली कर देंगे कि दौलत वालियों की अशरफियों पर कोई थूकने वाला भी न मिलेगा। क्या जिन दिनों शराब की दुकानों की पिकेटिंग होती थी, अच्छी अच्छी शराबें पानी पी पी कर दिल की आग नहीं बुझाते थे? मेहता ने मिर्जा की बेवकूफ़ी पर हंसकर कहा, आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ वेश्याएँ नहीं हैं, मगर अमीरों की दौलत वहाँ भी दिलचस्पियों के समान पैदा कर लेती है। मिर्जा जी भी मेहता की जड़ता पर हंसे। जानता हूँ मेहरबान, जानता हूँ। आपकी दुआ से दुनिया देख चुका हूँ, मगर यह हिंदुस्तान है, यूरोप नहीं। इंसान का स्वभाव सारी दुनिया में एक सा है, मगर यह भी मालूम रहे कि हर एक कौम में एक चीज़ होती है जिसे आपकी आत्मा कह सकते हैं। अस्मत सतीत्व हिंदुस्तानी तहजीब की आत्मा है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन लीजिए। दौलत की आप इतनी बुराई करते हैं, फिर भी खन्ना की हिमायत करते नहीं थकते, ना कहिएगा। मेहता का तेज विदा हो गया। नम्र भाव से बोले, मैंने खन्ना की हिमायत उस वक्त की है जब वह दौलत के पंजों से छूट गए, और आजकल उनकी हालत आप देखें तो आपको दया आ जाएगी। मैं और क्या हिमायत करूं, जिससे अपनी किताबों और विद्यालय से छुट्टी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा सूखी हमदर्दी ही तो कर सकता हूं। हिमायत की है मिस मालती ने कि खन्ना को बचा लिया। इंसान के दिल की गहराइयों में त्याग और कुर्बानी की कितनी ताकत छिपी होती है, यह मुझे अब तक तजुर्बा न हुआ था। आप भी एक दिन खन्ना से मिल आइए, फूले ना समाइएगा। इस वक्त उन्हें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वह हमदर्दी है। मिर्जा ने जैसे अपनी इच्छा के विरुद्ध कहा, आप कहते हैं तो जाऊंगा। आपके साथ जहन्नुम में जाने में भी मुझे उर्ज नहीं, मगर मिस मालती से तो आपकी शादी होने वाली थी, बड़ी गर्म खबर थी। मेहता ने झेपते हुए कहा, तपस्या कर रहा हूँ, देखिए कब वरदान मिले। अजीब है तो आप पर मरती थी। मुझे भी यही वहम हुआ था, मगर जब मैंने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा तो देखा वह आसमान में जा बैठी है। उस ऊंचाई तक तो क्या मैं पहुंचूंगा? आज जो मिन्नत कर रहा हूं कि नीचे आ जाए। आजकल तो वह मुझसे बोलती भी नहीं। ये कहते हुए मेहता ज़ोर से रोती हुई हंसे और उठ खड़े हुए।
मिर्जा ने पूछा। अब फिर कब मुलाकात होगी? अब कि आपको तकलीफ़ करनी पड़ेगी। खन्ना के पास जाइएगा। ज़रूर जाऊंगा। मिर्जा ने खिड़की से मेहता को जाते देखा। चाल में वह तेजी न थी जैसे किसी चिंता में डूबे हुए हों।